नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। पिछली बार मैं आप सबके सामने एक रोज़ पहले यानी सोमवार को हाजिर हुआ था और उस रोज़ मैंने आपको कोलकाता की एक कहानी सुनाई थी। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो एक कफ सिरप खरीदने के इत्तेफाक से सुलझी और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने उस स्टोरी को बहुत ध्यान से और बहुत धैर्यपूर्वक देखा और इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे आप लोगों ने, इतनी हौसला अफजाई की जिसका मैं कोई मोल नहीं चुका सकता। तो मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज मैं आपको ये भी बताऊं कि आज मैं जो खबर या क्राइम की स्टोरी आपको बताने वाला हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से उस रोज़ जो लाइव हुआ था, उस लाइव में आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और मैं उनके जवाब देने की भी कोशिश करूंगा ताकि हम लोगों के बीच में ये जो टू वे कम्युनिकेशन है ये बरकरार रहे। तो उसके बाद आज आप जो कमेंट करेंगे उसका जवाब फिर अगले लाइव के दौरान दूंगा। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग यूं ही अपना सहयोग, अपना गाइडेंस और अपना प्यार मुझे देते रहें जिस तरह से अब तक आप लोगों से मुझे मिलता रहा है। आइए अब शुरू करते हैं आज के वाक़ये की, आज की कहानी की। ये जो वाक़या है ये दिल्ली का है और पिछले साल की बात है, 2019 की फरवरी के आखिरी दिन और मार्च के शुरुआती दिनों की ये कहानी है। हुआ यूं कि दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक लोकेलिटी है नीलौठी एक्सटेंशन। इस नीलौठी एक्सटेंशन में एक फैमिली रहती थी और फैमिली में हस्बैंड वाइफ थे और उनकी एक बेटी थी। हस्बैंड वाइफ की उम्र यही कोई 47 से लेके 52 साल के दरमियान होगी और जो बेटी थी वो मैरिड थी, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी बल्कि वो रहती थी अपने माँ बाप के साथ। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की फैमिली थी और फैमिली में और भी लोग थे जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद थोड़ी और जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। ये जो 45-52 साल के जो बुजुर्ग दंपत्ति थे ये फरवरी के आखिरी और मार्च के शुरुआती दिनों में अचानक अपने घर से गायब हो गए। आसपास के लोगों ने, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा और किसी को भी उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। परिवार में जो इकलौता मेंबर यहाँ था जो बचा हुआ था वो थी उनकी बेटी सोनिया। सोनिया ने अपने लेवल पर अपने माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उनके बारे में सोनिया को भी कोई जानकारी या कोई खबर नहीं मिल पाई। इन दोनों की आइडेंटिटी भी बताऊं। जो सज्जन थे, गायब हुए थे, उनका नाम था गुरमीत सिंह और जो उनकी बीवी थी जो गायब थी उनका नाम था जागीर कौर। तो गुरमीत सिंह और जागीर कौर गायब थे और उनकी बेटी सोनिया उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई और जब सोनिया को अपने माता पिता के बारे में कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिली तो सोनिया जो है 4 मार्च के रोज़ पश्चिम विहार थाने पहुंची और उसने थाने में जाकर अपने माता पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिख ली और रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने सोनिया से भी कहा कि ठीक है, तुम भी अपने लेवल पर ढूंढो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हो सकते हैं। और अपने लेवल पर जो भी सवालात पुलिस को करने थे कि भाई कहाँ उठना बैठना था, कहाँ आते जाते थे, नाते रिश्तेदार में तुमने पता किया या नहीं, ये सारी बातें पूछी और पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली और सोनिया को कहा कि आप घर जाओ, अगर हमें कोई नई जानकारी या नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम आपसे शेयर करेंगे और अगर वो हमें मिल जाते हैं तो ऑफकोर्स हम आपके पास लेकर आएंगे। ये बात पुलिस से उसकी हुई और सोनिया वापस अपने घर चली आई। इस फैमिली के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दूं। इस परिवार में 2 बेटे भी हैं लेकिन एक बेटा जो है उसकी वो मैरिड है, शादी हो चुकी है उसकी और वो दुबई में सेटल्ड है अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने माता पिता से वो अलग रहता है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन या इन टर्म्स जो है उनके अपने माता पिता के साथ नहीं है। जो दूसरा बेटा है उसकी भी शादी हो चुकी है और चूंकि उसने लव मैरिज की थी कुछ साल पहले तो गुरमीत सिंह और जागीर कौर से चूंकि इस बात को लेकर उस बेटे की अनबन हो गई लव मैरिज को लेकर, तो इस माता पिता ने उस बेटे को अपने घर से निकाल दिया था। तो जो दूसरा बेटा है वो भी कहीं और रहता है। बुजुर्ग माता पिता, बुजुर्ग तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 45 से लेके 50-52 के आसपास का एज ग्रुप था इनका। लेकिन माता पिता अपने घर में अकेले ही रहते थे। लेकिन तकरीबन
1 साल पहले ये जो सोनिया है, इनकी बेटी, इनकी भी, सोनिया की भी शादी हो चुकी थी और सोनिया के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी अपने पति से लड़ाई हो गई और लड़ाई झगड़े के बाद वो 1 साल से अपने माँ बाप के पास आकर यहीं नीलौठी एक्सटेंशन में ही रहने लगी। तो ये है पूरे परिवार की कहानी। और इसमें अब बुजुर्ग नहीं, इनमें अब जो दंपत्ति है वो गायब हो चुके हैं और किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं है। गुरमीत सिंह जो है वो लकड़ी की ठेकेदारी का काम करते थे। तो जब इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई और उनकी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई, तो पुलिस ने अपने लेवल पर पता करने की कोशिश की कि गुरमीत की रुपए पैसों का लेन देन किससे है, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है और किसी ने गायब तो नहीं कर दिया है, कुछ हो तो नहीं गया। इन तमाम एंगल को पुलिस जो है वो एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई हेडवे या कोई रास्ता जो है इस मामले की तफ्तीश में नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच 4 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई गई थी और ठीक 4 दिन बाद यानी 8 मार्च को गजब हो गया। गजब ये हो गया कि इसी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में जो लोकेलिटी है वहाँ पर एक गांव है, गांव का नाम है सैयद नांगलोई। तो इस सैयद नांगलोई गांव से एक नाला बहता है और इसी नाले में पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है 8 मार्च को। पुलिस को जब इस लाश की खबर मिलती है तो पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर देखती है कि एक मैरून कलर के एक बड़े से सूटकेस में एक महिला की लाश जो है उसके हाथ पांव बांधकर उसको ठूंसा गया है और ठूंसने के बाद किसी ने उसे इस नाले में फेंक दिया था, बहा दिया था। लेकिन इत्तेफाक से लाश जो है वो बहकर आगे नहीं गई, बल्कि वो जो सूटकेस है वो बहकर किनारे, नाले के किनारे आकर कहीं जाम हो गया, फंस गया। गंदगी भी होती है, गंदा नाला है ये। तो पुलिस ने वो डेड बॉडी सूटकेस से रिकवर की और पुलिस ने अब ये पता लगाने की शुरुआत की कि भाई ये महिला कौन हो सकती है, उसकी पहचान पता करनी सबसे पहले ज़रूरी थी। और जैसा कि सूटकेस में लाश फेंका गया था, ये तो क्लियर कट मामला था कि ये केस जो है मर्डर का है, लेकिन हत्या किसने की और महिला कौन है ये पता लगाना पुलिस के लिए अब अगला काम था। पुलिस ने इस कोशिश में आसपास के इलाकों में और खुद अपने भी थाने में जो भी मिसिंग कंप्लेंट्स और रिपोर्ट दर्ज थी, पुलिस ने वो सारी चीज़ें खंगाली और खंगालने के बाद पुलिस ने नोटिस किया कि अरे 4 दिन पहले ही तो एक बुज़ुर्ग, मतलब एक आदमी 50-52 साल के और उनकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो एक बार पता कर लेते हैं कि कहीं ये उन्हीं में से कोई ना हो। तो पुलिस ने क्या किया कि इनके घर, इनकी जो बेटी है सोनिया, उसको पुलिस ने बुलवाया और साथ ही पुलिस ने सोनिया के पति को भी बुलवाया। वो पति जो इन दिनों सोनिया के साथ नहीं रहता था बल्कि अलग रहता था, लेकिन सोनिया के पति को भी पुलिस की खबर मिली और सोनिया का पति भी वहाँ पहुँचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनिया जो है वो अपनी माँ की लाश जो है देखी, लेकिन वो नहीं पहचान पाई। और जो सोनिया का पति है उसने इस लाश को देखते ही पहचान लिया कि ये जो लाश है वो मेरी सास जागीर कौर की है। असल में जागीर कौर के गले में रुद्राक्ष की माला थी और एक बाह में हरे रंग की डोर में एक ताबीज़ बंधी हुई थी। ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको देखकर उनके दामाद ने पहचान लिया कि ये लाश जो है उनकी सास जागीर कौर की है। लेकिन लाश की हालत ऐसी थी कि मतलब वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना म्यूटिलेटेड बॉडी, मतलब सड़ी गली लाश, तो उसे आम तौर पर कोई भी देखता तो पहचान नहीं पाता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उस लाश में मौजूद थी जिसकी वजह से जो है इनके दामाद ने, मरने वाली महिला जागीर कौर की के जो दामाद हैं, उन्होंने उस लाश को देखकर पहचान लिया। अब पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि भाई जागीर कौर की किसी ने हत्या कर दी और उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन मामला जो है वो बहुत दुखद हुआ। अब पुलिस को ये लगने लगा कि भाई जागीर कौर की तो लाश मिल गई, कहीं ऐसा ना हो कि गुरमीत सिंह का भी वही हाल हुआ हो, क्योंकि जब पत्नी की लाश मिल गई वो गायब थी, तो हो सकता है पति की भी लाश मिले। पुलिस को चिंता सताने लगी और पुलिस ने कुछ गोताखोरों को बुलवाया और बुलवाने के बाद उस गंदे नाले में पुलिस ने उन गोताखोरों को उतारा और गोताखोरों ने वहाँ आप समझिए कि सर्च अभियान की शुरुआत की और ये घंटों तक ये एफर्ट चलता रहा और फाइनली उसी नाले से ठीक उसी तरह के एक सूटकेस में एक और लाश बरामद हुई
और अब ये शायद आप लोगों को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लाश जो है वो जागीर कौर के पति गुरमीत सिंह की थी। अब जो है गुमशुदगी की पहेली सुलझ गई थी, क्योंकि जो दो लोग गायब हुए थे वो दो लोग पुलिस को मिल चुके थे, लेकिन अब डबल मर्डर की एक नई पहेली पुलिस के सामने आ गई थी और इसे सॉल्व करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस जो है अब इस मामले की तफ्तीश में दिमागी घोड़े दौड़ाने लगी और पुलिस ने सबसे पहले तो उनकी बेटी सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए बुलवाया और पुलिस ने उनसे पूछा कि आपकी माँ कब गायब हुई या आपके पिता कब गायब हुए, और आपने कहाँ कहाँ पूछा, कहाँ जा सकते हैं, कि कौन कौन उनकी जान ले सकता है, और आपने रिपोर्ट 4 मार्च को ही क्यों लिखाई। इस तरह के तमाम सवाल जो है पुलिस ने सोनिया से पूछे और सोनिया जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे सवालों के जवाब देती रही। पुलिस को सोनिया से शुरुआती पूछताछ करने के बाद पुलिस को, जिसे कहते हैं कि इस मामले में कोई बहुत ज़्यादा, इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने जब सोनिया के पति को बुलाया, क्योंकि पुलिस को यह भी पता चला कि फैमिली में डिस्प्यूट है, पति पत्नी अलग रहते हैं, तो पुलिस को लग रहा था कि पता नहीं इसके पीछे कौन सी कहानी निकले। तो पुलिस ने जब सोनिया के पति को बुलाया, यानी मरने वाली दंपत्ति के दामाद को, तो उसने छूटते ही ये कहा कि मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी बीवी ने, यानी जो उनकी बेटी है, उन्होंने ही इन दोनों की हत्या की है। अब ये बात सुनकर पुलिस को भी झटका लगा। पुलिस को लगा भाई ये इतनी जल्दबाजी में क्यों है और ऐसा क्यों कह रहा है। उसने कहा कि देखिए जी, रुपए पैसों का चक्कर था बाप बेटी के बीच में, और मुझे लगता है कि सोनिया ने ही उनकी हत्या की है। आप मेरी बात पर यकीन करना चाहो करो, नहीं करना चाहो आपकी मर्जी। पुलिस को यह भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी जो है अपनी बीवी से खुंदक निकाल रहा हो, क्योंकि बीवी इससे अलग रहती है और इस वजह से कहीं वो बीवी को फंसाना चाहता हो। इस तरह की बात पुलिस के दिमाग में भी आई और पुलिस जो है अब इन दोनों को, मतलब सोनिया को और उसके अलग रहने वाले पति को, इन दोनों को पुलिस ने अपने रडार पर रखा, अपने निरीक्षण में रखा और इस मामले की तफ्तीश पुलिस आगे करती रही। और जो जो बातें सोनिया बताती रहीं उन सारी बातों को पुलिस वेरीफाई भी करती रही। इसी बीच पुलिस ने सोनिया से उसके लोकेशंस को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे थे। मसलन जैसे आप 27 फरवरी को कहाँ थी, आप 2 मार्च को कहाँ थी, 3 मार्च को आप कहाँ गई, 4 मार्च को आप थाने आने से पहले किससे किससे मिली। तो जो जो बातें, एक एक दिन का ब्यौरा सोनिया से पुलिस ने पूछा था, सोनिया ने उन सारी चीज़ों का जवाब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिया। लेकिन पुलिस ने जब सोनिया की जो मोबाइल फ़ोन है, जब उसकी लोकेशंस निकाले कि सोनिया कहाँ कहाँ गई और क्या क्या, किस किस से उसने बात की, तो यहाँ पर पुलिस को जो है वो पहली बार झटका लगा और पुलिस को लगने लगा कि इस मामले में दाल में कुछ काला है और सोनिया कुछ छिपा रही है। क्योंकि सोनिया ने जो जो लोकेशंस और अपने जो जो वेयरअबाउट्स बताए थे पिछले 10-15 दिनों में, मोबाइल फ़ोन के लोकेशंस जो है उससे नहीं मेल खा रहे थे। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन पुलिस जो है फ़ौरन सोनिया को पकड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ और सबूतों की दरकार थी, कुछ और ऐसे सुराग मिलते तब तो पुलिस उसका आमने सामने एनकाउंटर करती, उससे और पूछताछ करती। तो पुलिस ने उसी मोबाइल फ़ोन की CDR निकाली, CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। और जब CDR निकाली तो पुलिस ने ये देखा कि सोनिया जो है लखनऊ के रहने वाले एक आदमी से बहुत बात करती है। मतलब दिन भर जितना वक्त मिलता है उतना बात सोनिया की उस आदमी से होती रहती है। पुलिस ने जब उस आदमी का ब्यौरा निकाला तो पता चला कि दिल्ली के पश्चिम बिहार की रहने वाली सोनिया लखनऊ में जिस आदमी से बात करती है उसका नाम प्रिंस उर्फ विक्रम है, और वो एक इवेंट मैनेजमेंट की छोटी मोटी कंपनी चलाता है, एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है और सोनिया से उसकी बहुत बातचीत होती है। पुलिस ने अब इस आदमी के बारे में भी सोनिया से पूछा, लेकिन सोनिया ने इसके बारे में भी पुलिस को कोई सही जवाब नहीं दिया, बल्कि गोलमोल बातें पुलिस ने इस आदमी के बारे में सोनिया को बताई। और इसके वेयरअबाउट्स के बारे में और इसके लोकेशंस के बारे में जब पूछा तो सोनिया ने वो बात भी जो है एक तरह से पुलिस से झूठ ही कही। उसने कहा कि मेरी तो प्रिंस यानी प्रिंस उर्फ विक्रम से अभी हाल के 10-15 दिनों में कोई मुलाकात ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं हुई है। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने फिर प्रिंस का भी मोबाइल फ़ोन खंगाला और उसकी CDR और उसके मोबाइल फ़ोन के लोकेशंस निकाले। पुलिस ये देखकर हैरान हुई
कि पिछले 10-15 दिनों में प्रिंस जो है वो 2 बार लखनऊ से दिल्ली आ चुका था और बहुत जल्दी में दिल्ली से वापस भी गया था, और दिल्ली भी इधर उधर नहीं बल्कि पश्चिम विहार ही आया था। कहने का मतलब ये कि प्रिंस हाल के कुछ दिनों में दिल्ली भी आया और हाल के कुछ दिनों में वो सोनिया से मिला भी और वो वापस भी गया, जबकि इन सारी बातों पर सोनिया जो है वो लगातार पुलिस को बरगला रही थी, झूठ बोल रही थी। अब पुलिस को जब इत्मीनान हो गया कि सोनिया जो है उससे झूठ बोल रही है, कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, तो पुलिस ने सख्ती की और सोनिया को हिरासत में ले लिया। और उससे जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया उसका, तो सोनिया ने कबूल कर लिया कि हाँ वही कल्प्रिट है और उसी ने अपने पिता गुरमीत सिंह और अपनी माँ जागीर कौर की हत्या की है। और उसने कहा कि इस हत्या में प्रिंस उर्फ विक्रम ने भी मेरा साथ दिया है और हम दोनों ने मिलकर सिर्फ ये हत्या नहीं की बल्कि 2 और लोग हमारे साथ थे जिनको मैंने हत्या करने के एवज में 1 लाख रुपए की रकम भी अदा की है, यानी 1 लाख रुपए की सुपारी भी दी है। अब 2 बड़े सवाल थे। एक तो ये कि यह हत्या कैसे की, वो पूरा सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या था, इस घटना को अंजाम कैसे दिया, और दूसरा कि यह हत्या क्यों की, मोटिव क्या था। क्योंकि सोनिया तो उस माँ बाप के साथ रहती थी जिस माँ बाप ने उसकी शादी भी कराई थी, और जब उसका घर टूटा था तो माँ बाप ने उसे अपने यहाँ शरण भी दी थी, अपने यहाँ दोबारा रख भी लिया था। फिर माँ बाप से ऐसी क्या दुश्मनी है कि सोनिया ने हत्या की। तो इन 2 चीज़ों का जवाब पुलिस को पता करना था और पुलिस ने पूछा, सोनिया ने जवाब दिया भी। सबसे पहले आपको मर्डर के सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ। सोनिया जो है, नहीं मर्डर के सीक्वेंस के बारे में नहीं, सबसे पहले आपको मैं यही बता देता हूं कि मोटिव या इंटेंशन क्या थी जिसकी वजह से यह हत्या हुई। असल में सोनिया जब 1 साल पहले यहां वापस आ गई, वापस आने के बाद जो है वो अपने पति से अलग हुई और अपने पैरों पर वो खड़ा होना चाहती थी। इस कोशिश में उसने कई जगह जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया और इंटरनेट पर बैठी बैठी नौकरी तलाशा करती थी। इस कोशिश में उसकी मुलाकात जो है लखनऊ के प्रिंस उर्फ विक्रम से हुई, जो एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चलाता था। दोनों के बीच में नौकरी ढूंढने के क्रम में ही जो है, नौकरी ढूंढने और नौकरी देने के क्रम में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती प्यार में भी बदली और प्यार जो है वो रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो गया। और दोनों अब जो है तकरीबन 1 साल बाद शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। प्रिंस के बारे में आपको जल्दी से बता दूं, प्रिंस ऑलरेडी एक मैरिड आदमी है और प्रिंस को एक बच्चा भी है, लेकिन प्रिंस का भी अपनी वाइफ से लखनऊ में प्रॉब्लम है और उसको ये लगता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व है और वो बच्चा भी उसका नहीं है। इस वजह से वो भी अपनी बीवी से उन दिनों अलग ही रहता था, 2019 की जबकि मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों अपने अपने पति और पत्नियों को छोड़ने वाले लोग एक दूसरे को मिले और इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी आगे साथ गुजारने का फैसला किया और ये शादी करने की तैयारी कर रहे थे। प्रिंस जो है वो लखनऊ से दिल्ली आकर इवेंट मैनेजमेंट का काम आगे बढ़ाना चाहता था और इसके लिए उसे सोनिया से उम्मीद थी कि सोनिया कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। सोनिया को ये लगता था कि मेरे दोनों भाई तो माता पिता से अलग रहते हैं, ये जो घर है माता पिता का, माता पिता धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे हैं, मेरा फ्यूचर है। तो उसने अपने पिता से प्रॉपर्टी में एक तरह से हिस्सा मांगा और उस मकान को जहाँ वो रहते थे उसे भी बेच देने की बात कही। लेकिन उनके पिता ने 2 टूक लहजे में सोनिया से ये कह दिया, गुरमीत सिंह ने, कि ये मुमकिन नहीं है और तुम ये ख्वाब मत देखना कि हम ये मकान बेचकर तुम्हें कोई पैसे देने वाले हैं और हम कहीं ये मकान बेचकर किराए पर रहने चले जाएंगे। तो ये बात जब गुरमीत सिंह ने और उनकी पत्नी जागीर कौर ने साफ शब्दों में अपनी बेटी सोनिया को बता दिया, तो उसी वक्त दिसंबर की बात है, मैं तो आपको फरवरी 2019 की बात बता रहा हूं, तो दिसंबर 2018 में बेसिकली प्रॉपर्टी को लेकर सोनिया के साथ उसके पेरेंट्स का झगड़ा हुआ और उसी वक्त सोनिया ने यह तय कर लिया कि वो अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की हत्या कर देगी। लेकिन सोनिया को मौका नहीं मिल रहा था। सोनिया इसके लिए साजिश बुन रही थी और लगातार इस साजिश में वो प्रिंस भी शामिल था जो उकसा रहा था कि हाँ मार डालो, मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। फाइनली वो मौका सोनिया और प्रिंस को मिला। हुआ ये कि सोनिया की माँ जागीर कौर की माँ यानी सोनिया की नानी का पंजाब में निधन हो गया और जब पंजाब में सोनिया की नानी का निधन हुआ तो जागीर कौर अपनी माँ के लास्ट प्रेयर में, जिसे हम इधर नॉर्थ इंडिया में भोग कहते हैं, माँ के भोग में उसको जाना था। तो जागीर कौर दिल्ली से पंजाब चली गई अपनी माँ
के अंतिम संस्कार और भोग में भाग लेने के लिए। और वो तारीख थी 10 फरवरी की 2019 की। तो 10 फरवरी को जैसे ही जागीर कौर गई, सोनिया के लिए अब गुरमीत सिंह यानी उसका पिता जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गया, क्योंकि गुरमीत सिंह अकेला था और एक आदमी को एक वक्त में मारना जो है, सोनिया को लगा कि ये मेरे लिए काम आसान होगा। उसने प्रिंस को खबर दी और बुला लिया कि तुम लखनऊ से चलो, मैं अपने पिता को जो है वो मारने की तैयारी करती हूँ। और प्रिंस जो है वहाँ से अपने साथ 2 लोगों को लेकर आया। ये 2 लोग प्रिंस के पुराने जानकार थे और ये बेसिकली एक चाचा भतीजा की जोड़ी थी, जिसको प्रिंस ने कहा था कि तुम्हें 2 लोगों की हत्या करनी है बड़ी खामोशी से, और बदले में तुम्हें हम 1 लाख रुपए देंगे। ये दोनों लालची लोग प्रिंस के साथ लखनऊ से 1 लाख रुपए की सुपारी के बदले में 2 लोगों का कत्ल करने के लिए तैयार हो गए और आ भी गए। इधर बेटी सोनिया ने अपने पिता को 21 फरवरी को, 10 फरवरी को जागीर कौर गई थी, तकरीबन 10 से 11 दिन गुजर गए, सही मौके का वो इंतज़ार कर रहे थे, और 21 फरवरी को फाइनली सोनिया ने अपने पिता को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दी, और इतनी सारी नींद की गोलियां दी कि उसके पिता गुरमीत सिंह चाय पीते ही बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद तो फिर उनकी जान लेना इनके लिए और भी आसान हो गया। तब तक प्रिंस भी लखनऊ से चलकर आ चुका था, प्रिंस के साथ 2 और लोग भी आ गए थे। तो कुल मिलाकर इन 4 लोगों ने मिलकर गुरमीत सिंह का पहले गला घूंटा बेहोशी की हालत में, और फिर उनके हाथ पांव बांधे, एक सूटकेस में उनको भरा और सूटकेस ले जाकर वही सैयद नांगलोई गांव में जो नाला बहता है, रात के अंधेरे में चुपचाप उस सूटकेस को नाले में, गहरे नाले में निपटाकर लाश फेंक कर वापस चले आए। प्रिंस जो है फौरन ये काम करके निकल गया लखनऊ, और सोनिया अपने घर में अकेली रही और लोगों को धीरे धीरे ये इंप्रेशन देती रही कि मेरे पिताजी तो पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं मिल रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इस तरह की बातें वो अड़ोस पड़ोस में बताती रही। अब हुआ ये, उसकी माँ जो है वो इस पूरे इंसिडेंट से अनजान थी। जागीर कौर, उसे कुछ नहीं पता था। फाइनली जागीर कौर पंजाब से दिल्ली लौटी 2 मार्च को, और जैसे ही 2 मार्च को वो दिल्ली लौटी, यहाँ सोनिया की सूरत में खुद उसी की बेटी उसके कत्ल के लिए इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही जागीर कौर आई, सोनिया ने उसे भी नशीली चाय पिलाई, और इस बीच उसके आने की जब खबर हो गई थी तो उसने प्रिंस को फिर से बता दिया था। प्रिंस जो है लखनऊ से फिर चल कर आया अपने साथ उन 2 गुर्गों को लेकर, और उन्होंने ठीक उसी तरह से, जिस तरह से गुरमीत सिंह की हत्या की थी, ठीक उसी तरह से उन्होंने सोनिया की मां जागीर कौर की भी हत्या की। और हत्या हुई 2 और 3 मार्च के दरमियान, जब वो लौटी उसके फ़ौरन बाद। और फिर 3 तारीख की रात को ही मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने लाश जो है सूटकेस में भरी, उसके हाथ पांव बांधे, और उस लाश को भी, जहां गुरमीत की लाश फेंकी गई थी, उसकी बीवी जागीर कौर की लाश भी उसी नाले में उन्होंने फेंक दी, और उसके बाद वो अपने अपने घर वापस चले आए। मतलब सोनिया वापस वहाँ चली आई, ये जो जगह है पश्चिम विहार, नीलोठी एक्सटेंशन, और वो जो प्रिंस है वो चला गया लखनऊ, और प्रिंस के साथ वो कातिल भी लखनऊ चले गए, और सुपारी के लिए जो 1 लाख रुपए दिए जाने थे, उनके कुछ पैसे डिलीवर भी कर दिए गए, दे भी दिए गए। तो ये पूरी कहानी थी। इसके बस एक दिन बाद इसने क्या किया, सोनिया ने, वो थाने पहुंची 4 मार्च को, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसने अपने पेरेंट्स के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। तब तक वो दोनों पेरेंट्स की हत्या करके उनको नाले में फेंक चुकी थी उनकी लाश, और उसे पूरा यकीन था कि जब मैंने अपने पिता की हत्या की तकरीबन 12-13 दिन पहले, और उसके बाद उनका राज जब बाहर नहीं आया, आसपास के लोगों को भी पता नहीं चला, मेरे भाइयों ने भी नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई यहाँ पूछने वाला ही नहीं है, तो अगर मैं अपनी माँ की भी हत्या कर दूंगी तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। ये उसके दिमाग में एक थॉट थी, और इसी सोच की बदौलत उसने अपने माँ बाप की हत्या की। और माँ बाप की हत्या करने के बाद उसकी साजिश ये थी कि वो इस मकान को बेचे, और मकान को बेचने के बाद जो रुपए पैसे उनको मिलेंगे, उस रुपए पैसे से वो प्रिंस से शादी भी करेगी, और आगे दोनों मिलकर जो है वो दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट का काम भी शुरू करेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोगों से मैं अक्सर लाइव के दौरान ये बताता हूँ कि गुनहगार कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो, फुल प्रूफ प्लान बनाता हो, लेकिन कत्ल जब होता है, जब गुनाह अजीम होता है, तो उसका राज भी खुलता ही है। और इस मामले में भी एक एक करके जितने कातिल थे उनके चेहरों से नकाब हटा। सोनिया उस
उसका जो आशिक है वो भी पकड़ा गया, सोनिया पकड़ी गई, और बाकी 2 कातिल जो हैं चाचा भतीजा वो भी पकड़े गए। इस तरह से 4 लोग पकड़े गए और फिलहाल ये सभी के सभी इन दिनों जेल में हैं। तो एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाकया जिसमें एक बेटी ने खुद अपने माता पिता की हत्या कर दी, और वो भी प्रॉपर्टी के लालच में। उस माता पिता की जिन्होंने न सिर्फ बड़े नाजों से उसे पाला था, उसकी शादी की थी, बल्कि शादी के बाद जब उसका घर टूट गया तो उस माता पिता ने उस अपनी बेटी को शरण भी दी थी। लेकिन ये बेटी ऐसी निकली जिसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बख्शा। हमारी ओर से आज इतना ही, लेकिन इस कहानी के बाद अब मैं आपसे इससे पहले जो मैंने कहानी सुनाई थी जिसमें कफ सिरप के इत्तेफाक से कत्ल का मामला सुलझा था, उसके बारे में जो है मैं आप सबसे थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। और मैं अभी यूट्यूब बेसिकली खोल रहा हूँ जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं और उसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, मैं आपको बताऊँ, अभी 1.5 दिन हुए हैं बमुश्किल मुझे लगता है, जब मैं आप लोगों 2 दिन समझ लीजिए, और तकरीबन 250 कमेंट इस वीडियो में आप लोगों ने किए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। एक नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, लेकिन VS सिंह है, जिन्होंने हिंदी में बांग्ला लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं जब बांग्ला बोलता हूँ तो अच्छा लगता है। उमा शंकर जी कह रहे हैं कि अगर वो लड़की घर से न भागी होती कोलकाता की तो शायद उसका इतना बुरा हश्र नहीं होता और इस तरह उसकी हत्या नहीं होती। अशोक वर्मा जी ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं और एक नहीं कई कमेंट्स किए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ये कोलकाता पुलिस की जांच का बेहतरीन नमूना है और भगवान की लीला अपरंपार है जिसकी वजह से इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो सुलझ गया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है, एक हमारे दर्शक हैं SK सागोरिया, उन्होंने जो है कॉम्प्लीमेंट ये कहते हुए दिया है कि जब मैं अपने लाइव के दौरान बीच बीच में अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। प्रताप सिंह विर्क, ये पंजाब के संगरूर से मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मेरे लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। विर्क साहब बहुत धन्यवाद आपका। और राधा कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि जिस औजार से उस महिला की हत्या हुई थी, जिसको बोलचाल की भाषा में कहीं फंसुल, कहीं बैठी और कहीं तेलुगु में कत्ती पीठा कहते हैं, तो वो बात मुझे कैसे पता है। तो ये राधा कृष्ण जी ज़रूर तेलुगु होंगे, तब उनको उस लैंग्वेज का की जानकारी है, तो इसीलिए उन्होंने ये सवाल पूछा है। मुझे मेरे किसी जानकार ने, किसी दोस्त ने इसके बारे में बताया था, तो वो बात मुझे याद रह गई। अनुपमा कुजूर जो हैं वो कमेंट कर रही हैं और वो जो है बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं और उनका ये कहना है कि अगर जो इन्वेस्टिगेटर है समरेंद्र नाथ घोष, जिन्होंने कोलकाता का वो मर्डर केस सुलझाया था, अगर उनको ज़ुकाम नहीं होता तो शायद ये मामला नहीं सुलझता और ये ईश्वर की मर्ज़ी थी कि उनको ज़ुकाम हुआ और वो उसी दुकान में चले गए जो दुकान कातिल की थी। वाकई आपकी बात सही है। और संगीता शुक्ला जी ने जो है आवाज़ की मेरी तारीफ़ की है और कहा है कि बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बोलता हूँ, वो बात उनको अच्छी लगती है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इस वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा कर देखी जिससे उनका वक्त थोड़ा सा बचा, और चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था पिछला तकरीबन 45 मिनट्स का, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बोरियत हो रही होगी। और आप में से कई लोगों ने मुझे ये कमेंट में लिखा कि उन्होंने जो यूट्यूब का वीडियो प्ले करने का स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर उन्होंने प्ले किया था और उनको वो चीज़ अच्छी लगी। और श्रावणी भट्टाचार्य जी हैं, इन्होंने जो है मेरी आलोचना की है और इन्होंने मुझे ये कहा है कि मैंने स्टोरी को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींच दिया, मुझे अपने सीनियर शम्स ताहिर खान साहब से सीखना चाहिए। थैंक यू श्रावणी जी, मैं उनसे सीखता हूं और आगे भी सीखने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक दर्शक हैं जिनका नाम, जिन्होंने ज़ील के नाम से एक आईडी बना रखी है, मुझे नहीं पता इनका एग्जैक्ट नेम क्या है, लेकिन इन्होंने तमाम जो नेगेटिव कमेंट्स आप सारे दर्शकों ने किए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव जो चाहे आप करें, लेकिन ज़ील साहब जो है उन्होंने मेरे हक में बहुत, जिसे कहते हैं कि मेरा बचाव किया। जितने नेगेटिव कमेंट्स आए सारे कमेंट्स में ज़ील साहब ने मेरी तरफ से
बातें लिखी। पता नहीं ये मेरे कौन से मित्र हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप किसी को इस तरह से उनकी आलोचना ना किया करें। एक कमेंट में तो उन्होंने लिखा कि कुछ दर्शक ऐसे हैं जो शम्स ताहिर खान साहब की भी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि आपके सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। तो बहुत तरह के दर्शक हैं जो पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं। नेगेटिव कमेंट से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। देखिए, आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन हाँ, जो डिसेंसी है मैं वो ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल करें। ये पब्लिक फोरम है और आप क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, तो आपसे हम इतनी उम्मीद या इतना मनुहार तो कर ही सकते हैं। I2I एंटरटेनमेंट के नाम से भी एक आईडी है जिन्होंने जो है बहुत अप्रिशिएट किया और कहा है कि हो सकता है कि हमारी कोशिशों में कमी हो, लेकिन अगर कोई आपको स्टोरी सुनाने के लिए रोज़ हाजिर होता है या हर दूसरे दिन हाजिर होता है तो कम से कम उसके एफर्ट को ही अप्रिशिएट कर लिया कीजिए। रजनीश सिंह जी ने कहा कि पता नहीं स्टोरी में थोड़ा बिखराव उनको महसूस हुआ और वो कनेक्ट नहीं कर पाए इस स्टोरी के साथ, उनको फील नहीं आया। तो रजनीश जी, आपसे मैं माफ़ी मांगता हूं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। KR राहुल साहब हैं, मोहन भद्रावती जी हैं और विराज ठाकुर साहब हैं, फरहाद अली साहब हैं, प्रदीप मैसी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। और अशोक चौधरी जी हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। गगनजीत साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया। गुरु जी के नाम से एक आईडी है और उन्होंने लिखा है कि ये कहानी जो है वो बहुत दुखद थी और ऑल्दो ये कहानी बहुत लंबी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कहानी सुनना, चूँकि इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हुआ वो उनको बहुत अच्छा लगा। और सुरेखा रातावाल जी हैं, सौरभ मोदगिल जी हैं, पूनम ढोंडियाल जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। ज्योति बाधे, इन्होंने कहा है कि बहुत खौफनाक वारदात थी। 1954 में तो लैंड फ़ोन भी नहीं आया था, ये अमरेश बेहरा जी लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दुकान का मालिक अपने एम्प्लॉय को फ़ोन कैसे करता था। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक 1954 से काफ़ी पहले भारत में लैंडलाइन फ़ोन आ चुका था। तो ये मेरी जानकारी है। मैं अमरेश जी और वो दूसरे दर्शक जो लैंडलाइन फ़ोन नहीं होने की बात कह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप और थोड़ा सा सर्च करके खंगाल के देखिए कि लैंड फ़ोन तब तक आया था या नहीं। मेरे हिसाब से तो लैंड फ़ोन तब तक आ चुका था, भारत में भी आ चुका था। और तपेश श्रीवास्तव जी हैं, वो भी जो है उन्होंने कमेंट किया है। GP सिंह खालसा साहब ने जो है और उन्होंने भी कमेंट किया है, कहानी नहीं सुनाई, मजाक कर दिया आज, उन्होंने लिखा, बहुत गुस्से में है वो। और राम भरोसे एक आईडी है, अंकिता सिंह है, क्या कोइंसिडेंस है। अमन आर्यन जी है, पीयूष पाठक हैं, मनजीत कौर लिख रही हैं, गुरप्रीत सरन हैं, वीना विवियन हैं, बाला वी हैं और कृष्ण एंटरटेनमेंट के नाम से भी एक आईडी है, उससे भी कुछ कमेंट लोगों ने किया है। लवजीत कलानी ने कमेंट किया है, रे अनी ने किया है। शाह मुरुगेश, इनको मैं बहुत याद करता हूं क्योंकि हमेशा ये हौसला अफजाई करते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं। हैट्स ऑफ टू यू शाह मुरुगेश साहब, मैं शुरू से आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आप हर बार जो है हौसला अफजाई करने वाले, क्लैप करने वाले, अप्रिशिएट करने वाले कमेंट्स और साइंस हमें भेजते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और कुछ कमियां हो तो वो भी बताएं। जील का तो खैर मैं जिसे कहते हैं कि शुक्रगुजार हूँ ही, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे। अनुजा चरी ने भी कमेंट भेजा है, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। जय जय अम्बे एक आईडी है, उन्होंने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की है, बहुत धन्यवाद। शोशी चायत ने भेजा है कुछ। निके सिंह, वो बिहार से हैं, वो कह रहे हैं कि जिस औजार का मैं जिक्र कर रहा था उसको पहशुल कहते हैं वहाँ पर। आशा चौठानी जी ने भी कमेंट किया है। सिमी जे ने कमेंट किया है, जी ने। अमित श्रीवास्तव हैं। सुदीप्तो चक्रवर्ती हैं, वो ये लिख रहे हैं कि ये सुप्रतिम सरकार के रहस्य रविवार नाम की जो किताब है या जो उनका एपिसोड है उसमें बेला रानी दत्ता मर्डर केस है जिसके बारे में वो मुझे बता रहे हैं। तो सुदीप्तो चक्रवर्ती साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कहानी को सुनाने के दौरान मैंने सुप्रतिम सरकार साहब का भी जिक्र किया था और मैंने बताया कि अगर उनकी वो किताब नहीं होती या उनका रिसर्च नहीं होता तो 1954 के मर्डर मिस्ट्री के बारे में शायद हमें नहीं पता चलता। तो हमने जो है उनको ड्यू क्रेडिट अपनी तरफ से जितना हो सकता था हमने दिया और हम अभी भी उनके थैंकफुल हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, लेकिन इतने सारे लोगों के कमेंट्स तो जाहिर सी बात है मैं एट वन गो नहीं पढ़ सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि 250 के करीब लोगों ने कमेंट किया था। तो आज यहीं तक, अगली बार फिर कुछ और लोगों के कमेंट्स मैं लेने की कोशिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर छोड़ दीजिए। अगर अच्छा लगा तो कुछ हौसला अफजाई के 2-4 लफ्ज़ लिखिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कहाँ सुधार हो सकता है प्लीज़ वो भी लिखिए। मैं लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिलहाल आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। फिर हाजिर होंगे किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे और दीपक को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।